ऑल ग्रीक एंड लैटिन। अगर आप ही लोगों से पूछा जाए कि ग्रीक लैंग्वेज आता है तो सब लोग कहेंगे कि नहीं आता। एंड का मतलब और लैटिन, क्या लैटिन लैंग्वेज आता है? लोग कहेंगे नहीं आता। ये लोग हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, लेकिन ये ग्रीक और लैटिन अगर कोई वाक्य बोला जाए या इस भाषा में कुछ बोला जाए तो हमको नहीं लगता कि कोई है जो समझ पाएगा। तो कह रहा है अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरे तरीके से, आल का मतलब पूरे तरीके से ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज बोलता है तो निश्चित तौर पे किसी को समझ में आने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब ये हो गया कि टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब समझ पाने में कठिन। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आकर के हम लोग के सामने पूरा ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को बोले तो हम लोग के लिए क्या दिक्कत हो जाएगी? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में कठिन, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो एक फ्रेज हो गया कि एडियम्स फ्रेज है कि ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ पाने में कठिन। और इसको याद करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ग्रीक है और लैटिन है। और आप लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अक्सर विज्ञान में देखा जाता है कि ग्रीक और लैटिन नामक शब्द आता है तो टीचर को समझाना पड़ता है ज्यादा देर तक कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है चाहे ग्रीक से हुई है, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, वो समझ के बाहर होता है। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब सीधे हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझ पाने में कठिन। तो इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे, यानी कि वाक्य में कैसे अर्थ बनेगा ये। ही टॉट, वह पढ़ाए, फिजिक्स, चूंकि फिजिक्स एक प्रकार का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले दी का प्रयोग नहीं होता। ही टॉट फिजिक्स वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज। कोई फिजिक्स के टीचर थे जो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से पढ़ाए। इट इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू फॉर मी, यानी हो गया ही टॉट फिजिक्स वेरी फास्ट, इट इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। यानी इसका अर्थ कैसे निकलेगा कि वह भौतिक विज्ञान बहुत तेजी से पढ़ाए। इट इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन, यहाँ लिखे है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, लिखे जरूर है, पढ़ेंगे इसी को, लेकिन अर्थ में लाएंगे ये वाला, यह इज है फॉर मी, मेरे लिए, ऑल ग्रीक एंड लैटिन समझ पाने में कठिन। तो कह रहा है कि वो फिजिक्स इतना तेजी से पढ़ाए कि मेरे लिए समझ पाने में यह बहुत कठिन था। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब सीधे अर्थ लेंगे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड से। अब यहाँ पे देखते हैं अगला फ्रेज, अगला है अगेंस्ट द रेनी डेज। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, और रेनी का मतलब बरसात, और डेज का मतलब दिन, बरसात के दिनों के विरुद्ध। तो अगेंस्ट द रेनी डेज का मतलब हो गया कि बरसात के दिनों के विरुद्ध, यानी कि जब कभी भी बारिश का सीजन आता है ना तो इंसान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाता है। तो इंसान के लिए बारिश में मुसीबत खड़ी होने का मतलब हो गया कि उसके विरुद्ध, यानी कि मुसीबत के दिनों के विरुद्ध, यानी कि मुसीबत के समय, यहाँ पे हम कह सकते हैं मिसफॉर्च्यून, यानी दुर्भाग्य के समय, दुर्भाग्य यानी कि भविष्य में आने वाला कोई ऐसा समय हो जो आपके लिए बड़ा ही दुखदायी हो, बड़ा ही कष्टदायक हो, मुसीबत के समय।
तो यहां पे कह सकते हैं मिसफॉर्च्यून डेज यहां पे लगा देंगे, यानी कि दुर्भाग्य के समय। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं वाक्य प्रयोग करते समय कि एवरीवन, प्रत्येक आदमी, सेव्ज बचाता है, समथिंग कुछ न कुछ, अगेंस्ट द रेनी डेज, यानी हो गया एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, सेव्ज बचाता है, समथिंग कुछ न कुछ, अगेंस्ट द रेनी डेज मतलब कि मुसीबत के समय के लिए, यानी कि भविष्य में आने वाले मुसीबत के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ बचाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक और फ्रेज है बेड ऑफ रोजेज, बहुत आसान सा है पर अक्सर लोग प्रयोग करते हैं। बेड का मतलब बिस्तर, ऑफ का मतलब का, और रोजेस का मतलब गुलाब के फूल। गुलाब के फूलों के तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कि एकदम सिंपल सी चीज कि गुलाबों का बिस्तर, यानी गुलाब के फूल का बिस्तर, यानी साफ तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ मतलब ऐसी जिंदगी जो बहुत ही आसान हो, यानी कि लोग एकदम आसान तरीके से लग्जरी लाइफ जीते हो, वो जिंदगी होती है बेड ऑफ रोजेज, यानी कंफर्टेबल लाइफ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट, जीवन नहीं है, बेड ऑफ रोजेज, आसान, यानी जिंदगी आसान नहीं होती है। ये हो गया है बेड ऑफ रोजेज का।